कामरान, तुम मुसलमान हो? मैंने कहा हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने उसे बता तो दिया था, मगर अब दिल ही दिल में पछता रहा था कि मुरली का रद्द-ए-अमल क्या होता है। उसने फिर मेरा नाम हैरत से लिया, बोला, कामरान, तुम तो बहुत जबरदस्त आदमी हो। पुलिस वाले तुम्हारे नाम से डरते हैं, बहुत दहशत है तुम्हारे नाम की। मैंने हंसकर कहा, हालांकि मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ और इस वक्त किसी कीचवे से भी बदतर हूँ। मुरली ने कहा, ऐसी बातें क्यों करते हो भैया, जख्म तो बहादुरों को भी लगते हैं। सरदार तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा, वो तो तुम्हें पूछता है। फिर वो मंगल से मुखातिब हुआ, जल्दी से इन्हें उठाकर झाड़ियों में ले जा। ये कहकर वो पगडंडी की तरफ चला गया। गाड़ी की आवाज अब बिल्कुल नजदीक आ गई थी। मंगल मजबूत तनतोष का आदमी था। उसने मुझे कंधे पर लादा और तेजी से झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। घनी झाड़ियों में घुसकर उसने मुझे बहुत एहतियात से उतार दिया। मैंने मंगल से पूछा, तुम्हारा सरदार कौन है और वो मुझे कैसे जानता है? वो बोला, हमारा सरदार जग्गू है। पुलिस वालों के लिए तो उसका नाम भी दहशत बनकर रह गया है। मैंने कहा, मगर वो मुझे कैसे जानता है? वो बोला, 2-3 दिन पहले एक आदमी जेल से छूटकर भागा था। उसी ने सरदार को बताया था कि कामरान का नाम सुनकर तो सोया हुआ पुलिस वाला भी चौंक कर उठ बैठता है। पगडंडी पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसके हेडलैंप से अच्छा खासा हिस्सा रोशन हो गया था। फिर अचानक फायरिंग की तड़तड़ाहट गूंजी, किसी की कर्बनाक चीख फजा में उभरी, फिर कोई ढलान से नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। मैंने इस्तरारी तौर पर अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मंगल भी चीते की तरह चौकन्ना दिखाई दे रहा था। फायरिंग मुसलसल हो रही थी। गिरने वाला एक मर्तबा फिर कर्बनाक अंदाज में चीखा, फिर खामोश हो गया। अब मुझे मंगल के हाथ में भी रिवॉल्वर दिखाई दे रहा था। अब तक मैं उसे गैर मुसल्ला ही समझ रहा था। ऊपर फायरिंग जितनी अचानक हुई थी उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गई। अब वहां फिर वही सन्नाटा छा गया। अचानक फायरिंग फिर शुरू हो गई, मगर अब उसमें पहले वाली शिद्दत नहीं थी। बस इक्का दुक्का फायर हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2 तरफा फायरिंग हो रही हो। मैं मुरली की तरफ से फिक्रमंद हो रहा था और रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि कहीं गिरने वाला मुरली ही तो नहीं था। मंगल ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर पता करता हूँ कि मामला क्या है। पहले मैंने उसे रोकना चाहा, फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि मुमकिन है मुरली को मदद की जरूरत हो। मैंने सरगोशी में कहा, ठीक है, मेरे पास भी रिवॉल्वर मौजूद है। हम उस वक्त घनी झाड़ियों में छुपे हुए थे। उन झाड़ियों में कसरत से कांटे भी थे। उन कांटों से न सिर्फ मेरे कपड़े फट गए थे बल्कि जिस्म पर भी खराशें पड़ गई थीं। फिर वहां मच्छर और दूसरे जहरीले कीड़े भी थे। मच्छरों ने काट काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया था, मगर मैं वहां बैठे रहने पर मजबूर था। मंगल आहिस्तगी से उस तरफ चला गया जिधर मुरली गया था। कुछ देर बाद फायरिंग में फिर शिद्दत पैदा हो गई। अचानक फिर एक इंसानी चीख फजा में उभरी। भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसके साथ ही पै दर पै फायर हुए। फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी तेज रफ्तारी से रवाना हो गई। फिर अचानक वहां सुकूत छा गया। कई मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई संभल संभल कर चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मेरे आसाब कशीदा हो गए। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटाया और उंगली ट्रिगर पर रख दी। किसी ने आहिस्ता से आवाज दी, कामरान, फायर मत करना, मैं मंगल हूँ। दूसरे ही लम्हे वो बिल्कुल मुखालिफ समत से जाहिर हुआ। मैंने सरगोशी में पूछा, क्या हुआ? वो बोला, पता नहीं कौन लोग थे। मैंने पूछा, मुरली कहाँ है? वो बोला, मुरली अभी वहीं है। उसका ख्याल है कि उनका एक साथी आसपास की झाड़ियों में छुपा हुआ है। मैंने पूछा, एक आदमी क्यों? एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। वो बोला, नहीं, बाकी सब भाग गए हैं। 2 आदमी मुरली की गोलियों से शदीद जख्मी हो गए हैं। वो लोग इतनी बदहवासी में भागे हैं कि अपने साथियों को भी यहीं छोड़ गए हैं। मैंने उलझकर कहा, मगर वो लोग थे कौन? वो बोला, मुरली यही मालूम करने की कोशिश कर रहा है। वो उस आदमी को जिंदा पकड़ने के चक्कर में है, उसी से कुछ मालूम हो सकेगा। मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि जख्मी तो अभी जिंदा होंगे, उनसे पूछगिछ की जा सकती है। मगर हमारे बहुत नजदीक से झाड़ियां हिली और ऐसी आवाज पैदा हुई जैसे कोई उनमें चल रहा हो। मंगल फुर्ती से जमीन पर लेट गया। मैं भी बिल्कुल साकित हो गया। झाड़ियों में फिर हरकत हुई और अचानक मुझे एक हजूला सा दिखाई दिया। मैंने उसके कद्दो कामत और चाल ढाल से पहली नजर में पहचान लिया कि वो मुरली नहीं है। उसने किसी गहरे रंग का पैंट पहन रखा था, हाथ में राइफल थी और वो दबे पांव आगे बढ़ रहा था। उसका रुख हमारी ही तरफ था। मुझे ये खदशा था कि कहीं उसकी नजर हम पर न पड़ जाए, मगर वो अपनी ही धुन में मगन आगे बढ़ रहा था। मंगल भी उसे देख चुका था और उसने आने वाले के पैरों का निशाना ले लिया था। पगडंडी की तरफ से अचानक हल्की सी आवाज पैदा हुई। वो भड़क कर पलटा। उसी वक्त मंगल को मौका मिल गया। वो बर्क रफ्तारी से उठा और पलक झपकते में अपने शिकार को छाप लिया। वो भी इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। उसने जोर लगाकर मंगल की गिरफ्त से निकलना चाहा। इसी कोशिश में वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। मंगल के शिकार ने इसके बावजूद राइफल नहीं छोड़ी थी।
अगर उसकी उंगली ट्रिगर पर होती तो वो बदहवासी में अब तक फायर भी कर चुका होता। मैं उठकर बैठ गया और डपट कर बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। फिर मैंने एक हवाई फायर भी कर दिया। फायर की गूंज से सन्नाटा मजरू हो गया। मंगल का शिकार एकदम साकित हो गया। यही हाल मंगल का भी था। वो भी शायद मेरी आवाज पहचान नहीं पाया था। मेरी ये हरकत खासी गैर दानिशमंदाना थी। हम में से किसी को भी यकीन नहीं था कि वहां दुश्मनों का यही एक आदमी है या झाड़ियों में मजीद आदमी भी मौजूद हैं। फायर की आवाज से वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो सकते थे। मैंने गोया ये ऐलान कर दिया था कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, राइफल फेंक दो वरना तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। एक मर्तबा फिर झाड़ियों में हरकत हुई और मैं चौंक कर सीधा हो गया। मंगल भी चौंक कर रह गया, मगर वो शिकार की तरफ से गाफिल नहीं था। दूसरे ही लम्हे मुरली की सरगोशी सुनाई दी। तुम ठीक तो हो मंगल? मुरली की आवाज सुनते ही मंगल का एतमाद लौट आया। बोला, हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने एक शिकार भी पकड़ रखा है। मुरली ने कहा, अब यहाँ से निकलो, यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं। फायरिंग की आवाज दूर दूर तक सुनी गई होगी। आसपास के गांव वाले जाग गए होंगे। पुलिस भी इधर आ सकती है और ये लोग भी जो अभी मैदान छोड़कर भागे हैं। मैंने उलझकर कहा, मगर ये लोग कौन थे? मुरली ने कहा, ये तो हमारा ये दोस्त बताएगा, मगर इससे बाद में पूछगिछ करेंगे। अभी यहाँ से निकलो। मंगल ने उस आदमी के हाथ बांधना चाहे तो मुरली ने उसे रोक दिया। बोला, इसके हाथ मत बांधो, यही कामरान को उठाएगा। हमारी जीप यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर तो होगी। फिर वो लहजा बदल कर बोला, हाँ अगर ये भागने की कोशिश करे या कोई और हरकत करे तो इसे गोली मार देना। मैंने हंसकर कहा, उसकी फिक्र ही मत करो। इसने जरा भी आगे पीछे होने की कोशिश की तो मैं खुद इसकी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। मंगल ने डपट कर उससे कहा, चलो उठाओ इसे, और अंधेरे में टटोल कर उसकी फेंकी हुई राइफल उठा ली। फिर वो झुककर कुछ ढूंढने लगा। मुरली ने पूछा, अब क्या हुआ? वो बोला, इसे पकड़ने में मेरा रिवॉल्वर कहीं गिर गया है। मुरली बोला, लानत भेजो रिवॉल्वर पर, कौन सा उसका लाइसेंस तुम्हारे नाम पर है? इस दौरान में शिकार ने मुझे अपनी पीठ पर लाद लिया था। वो कमजोर आदमी नहीं था, मगर मेरे भारी भरकम जिस्म को उठाकर नाहमवार और कांटेदार जमीन पर चलना भी आसान नहीं था। कुछ ही दूर चलकर वो बुरी तरह हाँपने लगा। मैंने बाएं बाजू से उसकी गर्दन के गिर्द घेरा डाल रखा था और रिवॉल्वर दाएं हाथ में था। उस लम्हे मुझे बचपन में पड़ी हुई सिंदबाद जहाजी की कहानी याद आ रही थी, जब एक बूढ़ा उसके कंधों पर सवार हो गया था और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं भी उस शिकार के लिए कुछ ऐसा ही बन गया था। हमारे पीछे मंगल हाथ में राइफल उठाए चल रहा था। मुझे उठाने वाला अब बुरी तरह हाँपने लगा। अगर उसे मेरे रिवॉल्वर और मंगल की राइफल का खौफ न होता तो शायद वो अब तक मुझे फेंक चुका होता। एक जगह वो बुरी तरह लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। फिर वो वहीं रुक गया और हाँपते हुए बोला, बस अब मुझसे चला नहीं जाता। मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, ओ मियाँ नाजुक अंदाम, चलते रहो वरना मैं उस घोड़े को गोली मार देता हूँ जो मेरी सवारी के काबिल न रहे। उसने हाँपते हुए बमुश्किल कहा, तो फिर मार दो गोली, मरना तो मुझे वैसे भी है, फिर ये अजाब झेल कर क्यों जीऊं? मुरली ने अचानक पूछा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें मरना है? वो हमारे आगे आगे चल रहा था और हमें रुकता देख कर पलट आया था। वो तंजिया लहजे में बोला, तो क्या तुम लोग मुझे किसी दावत में ले जा रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका है। वरना इंसान एक रिवॉल्वर और एक राइफल की जद में हो तो सांस लेते हुए भी डरता है कि मुबादा ये भी मेरे दुश्मन को नागवार गुजरे और वो गोली मार दे। मुरली ने कहा, बस अब ज्यादा फासला नहीं है और बेफिक्र रहो, हम दुश्मन पर ओछा वार नहीं करते। तुम्हें जब भी मारेंगे ललकार कर मारेंगे। फिर वो कुछ सोच कर मंगल से मुखातिब हुआ, मंगल, इसमें अब वाकई चलने की सकत नहीं रही होगी। अब कामरान को तुम उठा लो। उस लम्हे मेरे अजीब एहसासात थे। मैंने आज तक ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था। मुझे अपने वजूद से नफरत सी महसूस हो रही थी जो दूसरों के लिए बोझ बन गया था। वो लोग मुझ पर तरस खा रहे थे और मैं मारे शर्मिंदगी के पानी पानी हुआ जा रहा था। मैंने खुद से कहा, वाह मियाँ कामरान, बहुत ऊंची फजाओं में परवाज करने लगे थे, खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने लगे थे और ये भुला बैठे थे कि हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। दूसरे इंसानों को खुद से कमतर समझने लगे थे और अब उन्हीं लोगों के मोहताज होकर रह गए हो। इस दौरान में मंगल ने मुझे पुश्त पर उठाया तो मैं ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। राइफल उसके शाने से लटकी हुई थी। उसने दूसरा रिवॉल्वर निकाल कर अपने शिकार पर तान लिया। चंद मिनट तक नाहमवार जमीन पर चलने के बाद झाड़ियों का सिलसिला खत्म हो गया। आगे छोटा सा एक मैदान था, उसके बाद घनी झाड़ियां थीं। मेरा ख्याल था कि यहीं कहीं उन लोगों की गाड़ी खड़ी होगी, मगर मुझे वहां कोई गाड़ी दिखाई न दी। रह रहकर मुझे ग्लोरिया का ख्याल आ रहा था। वो गाड़ी का बंदोबस्त करके वहां पहुंचेगी और मुझे वहां न पाएगी तो क्या सोचेगी? मुमकिन है दुश्मन का कोई आदमी अब भी उन झाड़ियों में मौजूद हो
मुमकिन है वो लोग जिन्होंने हम पर हमला किया था पलट आए। ग्लोरिया बेचारी तो बेखबरी में मारी जाएगी। रवानगी से पहले मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया था, मगर वो लोग इतनी उजलत में थे कि मैं उनसे इस सिलसिले में बात न कर सका। मेरा तो जहन माउफ होकर रह गया था। माजूरी के एहसास ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली थी। मैंने अचानक मंगल को मुखातिब किया। कहा, मंगल तुम ऐसा करो, गाड़ी में मुझे वहीं छोड़ दो जहां से लाए हो। मंगल ने हैरत से कहा, वहीं छोड़ दें? उसका लहजा हमवार था और जरा भी एहसास नहीं होता था कि वो मेरा बोझ उठाए हुए है। वाकई वो मजबूत आदमी था। मैंने कहा, हाँ यार, मेरी पत्नी वहां पहुंचेगी तो बहुत परेशान होगी। मंगल ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, हम पहले ही सब कुछ सोच चुके हैं। तुम्हें गाड़ी तक पहुंचाकर हम में से कोई दोबारा वहां चला जाएगा और तुम्हारी पत्नी को ले आएगा। बस तुम उसकी पहचान बता देना। फिर वो अपनी बात पर खुद ही हंसा। बोला, मैं भी किस पागलपन की बात कर रहा हूँ। इस समय भला कोई दूसरी औरत इस वीरान इलाके में क्यों आएगी? जाहिर है जो औरत भी वहां पहुंचेगी तुम्हारी पत्नी होगी। मैंने उसे खबरदार किया। कहा, मगर अचानक उसके सामने मत आना। मंगल मजे का खेज लहजे में बोला, क्यों भाई, क्या वो काटने को दौड़ती है? मैंने तंजिया लहजे में कहा, काटने को दौड़ती नहीं है, बल्कि आदमी को काट कर फेंक देती है। वो कोई आम औरत नहीं है, और हाँ, वो हिंदी भी नहीं समझती। वो बोला, तो क्या वो मद्रासी है या? मैंने झुंझुला कर कहा, मैंने बताया तो था कि मैं उसे अमेरिका से ब्याह कर लाया हूँ। मंगल ने हंसकर कहा, अच्छा तो ये कहो कि वो मेम है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गिटपिट तो मैं भी कर लेता हूँ। मुझे ग्लोरिया की फिक्र थी और उस कमबख्त को मजाक सूझ रहा था। मुझे उसकी कुव्वत बर्दाश्त पर भी हैरत हो रही थी। वो इतनी देर से मुझे पीठ पर लादे चल रहा था, मगर उसका सांस फूला था, न कदम लड़खड़ाए थे। फिर हमने वो मैदान भी उबूर कर लिया। घनी झाड़ियों का सिलसिला एक मर्तबा फिर शुरू हो गया। झाड़ियों के दूसरी तरफ पगडंडी सी थी और वहीं मुझे कदीम मॉडल की एक जीप दिखाई दी। जीप से चंद गज के फासले पर मुरली ने हमें रुकने का इशारा किया और खुद मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। फिर वो मुतमईन होकर जीप की तरफ बढ़ गया। मंगल ने मुझे एहतियात से जीप की पिछली नशिस्त पर बिठा दिया। फिर सीट के नीचे से रस्सी निकालकर फुर्ती से कैदी के हाथ पैर बांध दिए और उसे भी पिछली नशिस्त के पायदान में ठूंस दिया। मुरली ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मंगल ने उससे कहा, मुरली क्या तुम कामरान की पत्नी को भूल गए? मुरली बोला, मुझे याद है, मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा वहां पैदल जाने की बजाय जीप में जाएं। मंगल ने कहा, जीप का रास्ता बहुत लंबा है, इसमें शायद इतना पेट्रोल भी नहीं है। यह भी हो सकता है कि इतनी देर में कामरान की पत्नी वहां पहुंच जाए और वापस चली जाए या किसी मुसीबत में फंस जाए। मुरली बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर दोबारा वहां तक पैदल जाने में भी तो उतना ही वक्त लगेगा। हाँ, अगर कहीं से मोटरसाइकिल मिल जाती तो बात बन सकती थी। मोटरसाइकिल तो उस रास्ते पर भी चल सकती है जहां से हम आए हैं। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि किसी गाड़ी के हेडलैंप से रास्ता रोशन हो गया। वो टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी थी, इसलिए गाड़ी अभी तक हमें दिखाई नहीं दी थी। मुरली ने जल्दी से जीप का इंजन स्टार्ट किया और उसे रिवर्स करके झाड़ियों में घुसा दिया। एक तो वो झाड़ियां खूब घनी थीं, फिर जीप का रंग भी गहरा था, इसलिए वो आसानी से नजर नहीं आ सकती थी। चंद लम्हे के बाद आने वाली गाड़ी के इंजन की आवाज वाज़े तौर पर सुनाई देने लगी। इंजन की आवाज से अंदाजा हो रहा था कि वो गाड़ी सुजुकी कैरी या पिकअप है। अपने तौर पर उन लोगों ने उसका कोई भी नाम रखा हो, मगर बहरहाल वो सुजुकी थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी बिल्कुल हमारे नजदीक पहुंच गई। उस वक्त हमें एहसास हुआ कि मंगल और मुरली जीप में मौजूद नहीं है। वो लोग न जाने किस वक्त उतर गए थे। मुझे अचानक कैदी का ख्याल आया। वो शोर मचाकर गाड़ी वालों को इधर मुतवज्जे कर सकता था। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और कैदी की कनपटी से लगा दिया, मगर मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि मंगल ने कच्चा काम नहीं किया था। उसने बांधते वक्त या शायद उस वक्त जब आने वाली गाड़ी की आवाज सुनी थी, कैदी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। इस तरफ से मुतमईन होकर मैं दोबारा सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। फिर वो गाड़ी अचानक सर पर आ पहुंची। उसी वक्त मंगल या मुरली में से किसी ने उस पर फायर कर दिया। मैंने गाड़ी को लड़खड़ाते देखा, फिर शायद फायर करके उसका टायर नाकारा किया गया। फिर दूसरा फायर हुआ तो गाड़ी अचानक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर झाड़ियों में घुस गई। मुरली ने चीख कर कहा, तुम लोग एक एक करके गाड़ी से उतर आओ, वरना एक भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस गाड़ी में कोई मौजूद ही ना हो। मुरली ने फिर चीख कर कहा, मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद भी तुम लोग बाहर ना आए तो मैं गाड़ी को बम से उड़ा दूंगा। उसके लहजे में सफ़ाकी थी। 1, 2, 3, 4। उसके साथ ही एक फायर हुआ और मुरली अजियतनाक अंदाज में चीखा। मेरा दिल उछलकर गोया हलक में आ गया। गाड़ी में जो कोई भी था गजब का निशानेबाज था, वरना अंधेरे में महज आवाज का निशाना लेना कोई आसान बात नहीं। पगडंडी की दूसरी जानिब से मंगल की आवाज सुनाई थी, क्या हुआ मुरली? उसके लहजे में वहशत थी। मुरली, तुम ठीक तो हो?
मेरा दिल चाहा कि उसे इस हिमाकत से रोक दूं। वो चीख चीख कर खुद ही अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। तुम बोलते क्यों नहीं मुरली? अचानक फिर फायर हुआ और मंगल का जुमला अधूरा रह गया। वो भी नादीदा निशानेबाज की गोली का शिकार हो गया था। अचानक मुझे अपने तन्हा रह जाने का एहसास हुआ। मेरे दोनों हमदर्द या तो मारे गए थे या फिर शदीद जख्मी हो गए थे। मुझे साफ नजर आ रहा था कि अब मेरा भी यही अंजाम होगा। जब उस नादीदा दुश्मन ने मंगल पर फायर किया था तो मैंने झाड़ियों में एक जगह शोला सा चमकता देख लिया था। गोया वो उस तरफ छुपा हुआ था। वो जगह उसकी गाड़ी से खासे फासले पर थी। इसका मतलब यही था कि उसने गाड़ी पर पहला फायर होते ही झाड़ियों में छलांग लगा दी थी। मैंने सोचा हाथ पर हाथ रख कर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि कुछ करके मरा जाए। मैंने अंदाजे से उस जगह का निशाना लिया जहां मुझे शोले की चमक दिखाई दी थी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर फायर कर दिया। फायर के धमाके के साथ ही कोई कर्बनाक अंदाज में चीखा और झाड़ियां बुरी तरह हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे जख्मी होने वाला बुरी तरह तड़प रहा हो। मैंने हिलती हुई झाड़ियों पर दूसरा फायर झोंक दिया। जख्मी होने वाले की दूसरी चीख बहुत कर्बनाक थी। फिर वो एकदम साकित हो गया। अपनी इस कामयाबी से मेरा हौसला बढ़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का वहशी और जुनूनी कामरान एकदम बेदार हो गया। वो कामरान जिसका नाम दुश्मनों के लिए दहशत की अलामत था। माजूरी और बेबसी का मायूस कुन एहसास उस लम्हे न जाने कहाँ चला गया था। अभी न जाने कितने दुश्मन बाकी थे, मगर मैं पहले से ज्यादा दुश्मनों को जहन्नम रसीद करना चाहता था। मैं गुज़श्ता कई घंटे से अंधेरे में था, इसलिए मेरी आंखें अब अंधेरे में खूब काम कर रही थीं। मैं चौकन्ना होकर चारों तरफ देख रहा था। मैं जानता था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी मार्का है, इसलिए मुझे अब अपनी जान की परवाह नहीं थी। जहां दुश्मनों की सुजुकी कैरी खड़ी थी, मेरी नजरें वहीं जमी हुई थीं। ये तो मैंने उस वक्त देख लिया था कि जब वो मेरे सामने से गुजरी थी। मुझे उसमें 2 से ज्यादा आदमियों की झलक नजर आई थी। फिर बकिया आदमी कहाँ थे? या तो वो भी गाड़ी के झाड़ियों में घुसने से पहले ही कूद गए थे, या फिर वो अभी गाड़ी के अंदर ही थे। मुमकिन है वो जख्मी हो गए हों और हरकत करने के काबिल ही ना हों। मैं एक एक करके इन तमाम इम्कानात पर गौर करने लगा।